बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह हमारी पूरक पुस्तिका कृतिका से है। कृतिका का पहला पाठ है माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। यह कहानी लेखक के बचपन की है। उन्होंने अपने बचपन के परिवेश और उनके आसपास होने वाली घटनाओं का इसमें उल्लेख किया है। यह एक आंचलिक कथा है जो कि ग्रामीण परिवेश को लिए हुए है। कहानी के प्रारंभ में उन्होंने लिखा है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ लड़के बच्चे हो वहाँ पर बाजे मृदंग। कहने का अर्थ यह है कि बच्चों के साथ खेल कूद में ही दिन निकल जाते हैं, वहाँ खुशी की लहर रहती है। जहाँ बूढ़ों का संग रहता है वहाँ खर्चे का तंग रहता है, अर्थात खर्च ही होती रहती है बीमारी और इन सब चीज़ों पर। आगे देखिए, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर ही बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। वह भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। लेखक अपने विषय में कह रहे हैं कि उनके पिताजी बहुत सवेरे, तड़के अर्थात बहुत सवेरे उठ जाते थे और उसी समय नहा धुलाकर पूजा करने बैठ जाते थे। लेखक यहाँ अपने बचपन के विषय में बता रहे हैं कि उनका जो बचपन बीता है वो ज़्यादातर अपना समय पिताजी के साथ बिताते थे। माँ से बस दूध पीने तक का ही नाता था। वे सोया भी करते थे अपने पिताजी के साथ ही। पिताजी उन्हें भी नहला धुलाकर पूजा के लिए बैठ जाते थे। फिर पूजा पर बैठने के बाद वो ललाट पर त्रिपुंड अर्थात ललाट, वहाँ पर लीलार यहाँ ललाट के लिए कहा गया है, और त्रिपुंड अर्थात 3 उंगलियों से भभूत का तिलक लगा देना। यह शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं। लीलार और त्रिपुंड ये सब गांव में बोले जाने वाले शब्द हैं, इसलिए इसे देशज शब्द कहेंगे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। भभूत आप लोग समझ ही रहे होंगे। हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ के दौरान यज्ञ आदि किए जाते हैं तो उससे जो राख बनती है उसे ही भभूत कहा जाता है। उसे ललाट पर लगाते थे। लेखक यहाँ कहते हैं कि उससे लगाने से हम खासे बम भोला अर्थात शंकर भगवान की तरह दिखने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। आप यहाँ देखिए, भोलानाथ और तारकेश्वर नाथ ये दोनों ही भगवान शिव के नाम हैं। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामी बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। उन्होंने पिताजी के विषय में कहा है कि पूजा पाठ करने के बाद 1000 बार राम भगवान का नाम लिखते थे, राम का नाम लिखते थे और उसे पूजा पाठ करने वाली पोथी के साथ रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा जी में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर को की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे।
यह उनके पिताजी की नित्यचर्या थी। वह रोज यह कार्य किया करते थे और लेखक हर समय उनके साथ होते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। जब शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे, तब उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमारे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा देकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों में गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। ये जो बातें कही गई हैं बाल सुलभ बातें हैं। लेखक के पिताजी जैसे बाकी पिताजी घर में भी बच्चे होते हैं, उन्हें खिलाने का यही तरीका पिताजी अपनाते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को इसी तरह लोग खिलाते हैं। और यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पर पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। यहाँ बाल सुलभ बातें कही गई हैं। बच्चे को ज़्यादा बलशाली दिखाते हुए अपने आप को कम बलशाली दिखाना और फिर चित्त होकर पड़ जाना कि इस बात से वह खुश हो जाए कि उसने पिताजी को परास्त कर दिया है। ये सब बाल सुलभ बातें हैं। आगे देखिए, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। गोरस यहाँ दूध है और चावल भात आप सब जानते ही होंगे। उसे मिलाकर माँ दे देती थी और वे पिताजी उन्हें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। यहाँ देखिए, पिताजी के साथ लेखक जब खाना खाते तो थोड़ा ही खाकर वो परेशान हो जाती कि मेरा पेट भर गया, लेकिन माँ चाहती कि वो और खा ले और ये बात कहती अपने उनके लेखक के पिताजी से कि थोड़ा खिलाने पर ही बच्चे को लगने लगता है कि वो बहुत खा चुका है। थोड़ा थोड़ा मत खिलाइए, पूरे मुंह भर का कौर मतलब ठूस ठूस कर खिलाना चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें यह एहसास न हो कि उन्होंने ज़्यादा खा लिया है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। माँ का कहना था कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा तभी इस दुनिया में ठहर पाएगा। देखिए, मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मर्दुए अर्थात मर्द क्या जाने बच्चों को खिलाना, वो माँ से खाएंगे, महतारी माँ से खाएंगे, तब बच्चे का पेट भरता है। यह कह वह थाल पर दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्द खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बचपन में आप सब ने अनुभव किया होगा माँ के खिलाने का तरीका। वो ऐसे ही कौर बना कर रख देती और कहती ये तोता कौर, ये मैना कौर है, और हम बड़े ही प्रेम से खाते। तो हर जगह हर समय माताएं एक जैसी ही होती हैं और लेखक की माँ भी उसी तरह लेखक को खिलाया करती। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। लेखक यहाँ कहते हैं कि जब हम पूरा खाना खा जाते, सारे चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहते कि तुम तो राजा हो गए। आज भी यह चीज़ें आपको पिताजी से और माँ से सुनने के लिए मिलेगी कि जल्दी खा लो और राजा हो जाओ। ये सब चीज़ें आज भी आपको सुनने के लिए मिलेंगी। लेखक के पिताजी भी उन्हें यही कहते थे कि तुम तो राजा हो गए, जाओ अब खेलो कूदो।
बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। तब कभी मैया हमें अचानक पकड़ जाती पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल, हमारे सिर पर डाल देती थी। वह हम रोने लगते और बाबूजी उस समय बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। बच्चे बाल नहीं बनवाना चाहते, बाल ऐसे ही बिखरे बिखरे रहें तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन माताएं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ती। कड़वा तेल यहाँ सरसों का तेल के लिए कहा गया है कि एक चुल्लू सरसों का तेल लेकर माँ उनके सिर पर डाल देती और फिर उसे अच्छे से मिलाकर चिपचिपाना जिसे कहते हैं, पूरा चिप कर देती थी। उसके बाद फिर बाल को सीधा करने के बाद ही लेखक को छोड़ती। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। माँ उन्हें तैयार करती बाहर खेलने के लिए। क्या करती, लीलार और नाभि में काजल की बिंदी लगाती ताकि बच्चे को नज़र न लगे किसी की। और बाल क्योंकि अभी मुंडन नहीं हुआ इसलिए बड़े बड़े रहे होंगे, तो उसमें फूल लगा दिया करती। आप लोगों ने कृष्ण भगवान को देखा होगा, जब माँ उनका श्रृंगार करती हैं तो बालों में एक फूलदार लट्टू बांध दिया करती थी, जिसे आज हम मतलब रबड़ की तरह देखते हैं, उसी तरह का कुछ। फिर कुर्ता और टोपी पहना के अच्छे से तैयार करके भेजती। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। बच्चों का स्वभाव होता है, वो बहुत देर तक रोते नहीं हैं। अगर उनके साथी संगति मिल जाए तब तो और भी, जैसे ही उसे देखेंगे बस खेलना कूदना शुरू कर देंगे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर, चंदोवा यहाँ अर्थ छोटा सामियाना जो शादी ब्याह में ताने जाते हैं, उस तरह का, मिठाई की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, कूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। यह मेला बनाया जा रहा है। मेला किस तरह तैयार होता है, मेला तमाशा दिखाने के लिए तमाशे वाले जहाँ रहते हैं वहाँ पर मेला किस तरह बनता है वो बता रहे हैं लेखक, कि वे लोग क्या किया करते कि घर के बाहर एक चबूतरे पर ही, जिस पर बाबूजी बैठकर नहाया करते थे, उसे रंगमंच बना लिया था कि उस पर तमाशा दिखाया जाएगा। और उसके आसपास सरकंडे का खंभे लगाकर कहीं पर मिठाई की दुकान की गई है तो चीलम के खोचे में कपड़े की थाली बनाकर उस पर लड्डू, पत्तों की पूरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। आप यहाँ देखिए कि उस समय बच्चों को खेलने का तौर तरीका, बच्चों का खेलने की चीज़ें क्या क्या थी। मिट्टी, ढेला, पत्थर और फूटे हुए घड़े के टुकड़े, पत्ते, जस्ते, बटखरे बनाते थे वे लोग ठीकरों से। तो ये सब चीज़ें देहात की चीज़ें थी जो बच्चे ज़मीन पर खेला करते थे, वो इन सब चीज़ों से खेला करते थे। आज हम किन चीज़ों से खेलते हैं? आज हम वीडियो गेम देखते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, धूल मिट्टी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। धूल मिट्टी लग जाए तो उसे गंदगी समझते हैं। हमारे आज के खेलने के तौर तरीकों में और जो बच्चे गांव देहात में खेला करते हैं उनके तौर तरीकों में बहुत अंतर है। ये अंतर दिखाया गया है इन पंक्तियों में। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर।
दातून के खंभे, दिया सलाई, यहाँ दिया सलाई माचिस है, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम जो ज्योनार तैयार करते थे, हम ही लोग ज़्यादातर ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर उस घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। यहाँ पर देखिए, ये खेल खेलने के बाद लेखक जो दूसरा खेल खेला करते थे वह था मिठाई की दुकान को बढ़ा देते, अर्थात दुकानों को बढ़ाया जाता है, बंद करना नहीं कहते, उसे बढ़ाना बोलते, अर्थात वो खेल अब समाप्त हो गया। अब क्या खेलते, धूल की मेड़ दीवार, धूल से जैसा बालुओं पर हम लोग बालू पर बच्चे जब खेलते थे तो इस तरह बालुओं को समेट कर तिकोना बना लेते, उससे दीवार बनाते थे और तिनकों का छप्पड़, तिनके से फिर उसका छत बनाते थे, उसमें दातून के खंभे लगाते थे और माचिस की पेटियों का किवाड़ बनाते थे। घड़े का मुहड़, घड़ा जब टूट जाता है तो उसके जो मुंह के पास का जो भाग है उसे चूल्हा बनाते और दिए की कढ़ाई बनाते। फिर पिताजी की आचमनी जो होती वह कलछी बनती। आचमनी पूजा करने के लिए जो आचमनियम जो चम्मच की तरह रहता है उसमें उसे वे कलछी बनाते। फिर पानी को घी की तरह इस्तेमाल करते। धूल का पिसान, धूल में जो बारीक धूल के कण होते हैं उसमें से मोटे धूलों में से बारीक धूल के कणों को छान लेते, फिर उसका आटा बनाते और बालू की चीनी बनाते और उसके बाद फिर खाना तैयार किया जाता और सब लोग ज्योनार करते, अर्थात बैठकर खाना शुरू करते। जब इस तरह भोज की तैयारी हो जाती और सब लोग बैठकर खाने लगते तो धीरे से पिताजी भी आकर पात के अंत में जिमने अर्थात खाने के लिए बैठते। तब ये लोग शर्मा जाते, ये बच्चे शर्मा जाते और हंसकर घरौंदा वगैरह तोड़कर वहाँ से भाग चलते। लेखक कहते कि पिताजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और यह कहते कि फिर कब भोज होगा, इस तरह का भोज फिर कब बनाया जाएगा। आप इन परिवेश को देखिए, ये ग्रामीण परिवेश है जहाँ बच्चे कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके खेलते हैं और हम जिन चीज़ों में उलझे रहते हैं उनकी कल्पना कीजिए। आज हमारे बच्चे पोगो, डिज्नी चैनल और कई तरह के कार्टून चैनल्स देखते हैं, जबकि गांव में लेखक ने जिसका वर्णन किया है, गांव में बच्चे धूल, मिट्टी, पिसान इन सब चीज़ों से खेलते हैं। इन खेलों से उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन हम जो खेल खेला करते हैं घरों में उससे हमारी कार्य क्षमता को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलता। हमारा शरीर शिथिल होता है, अर्थात हम आरामपोश होते चले जा रहे हैं। ये खेल बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम जो आज खेल खेलते हैं उससे हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। वीडियो गेम से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। हमारे मस्तिष्क का विकास नहीं होता, हमारे शरीर का विकास नहीं होता। आप देखिए कि इन कार्यों को करने के लिए बच्चों ने कितने मस्तिष्क का प्रयोग करके, दिमाग लगाकर इन सब चीज़ों को धूल का पिसान बनाना, पानी को घी की तरह इस्तेमाल करना, दिया सलाई का दरवाज़ा बनाना, छप्पड़ बनाना, दातून के खंभे बनाना, ये सब उनकी बौद्धिक और कार्यशीलता का परिचय देते हैं। जबकि आजकल के बच्चे दिन भर घर में वीडियो गेम वगैरह खेलते रहते हैं।